प्रोबेबिलिटी पर एडिशन थ्योरम, मल्टीप्लिकेशन थ्योरम और डिफरेंट पार्ट हम लोगों ने पढ़े और जिन पे हम लोग क्वेश्चंस कर रहे थे प्रैक्टिस। तो 24 क्वेश्चंस ऑलरेडी हम लोग कर चुके हैं, 2 और क्वेश्चन करेंगे 24 और 26। उसके बाद नेक्स्ट थ्योरम पे जाएंगे, बायनोमियल प्रोबेबिलिटी थ्योरम। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25। लेट अ स्टूडेंट A attends class 80% of time and B attends class 60% of time. A 80% और B 60% टाइम क्लास अटेंड करता है। तो the absences of 2 students are independent. The absences of 2 students are independent. Find first question. Probability that at least one of the student will be present. The first part, find the probability that at least one of the student will be present in the class. Second part, if exactly one of A and B is present, find probability that A is present in the class. Third part, if at least one of A and B is present, find probability that A is present. बनाएंगे इसको, 3 पार्ट है क्वेश्चन के। फर्स्ट पार्ट पहला ये, एक स्टूडेंट ए है, 80% टाइम ही क्लास अटेंड करता है। बी है, 60% क्लास अटेंड करता है। आपको अपने से कंपेयर करने की जरूरत नहीं, आप लोग तो बेटर स्टूडेंट हो उनसे। The absences of 2 students are independent, लेकिन उनका absence भी क्या है, इंडिपेंडेंट है, ये दिया हुआ है। मतलब A absent है तो वो अपने साथ B को नहीं ले जाएगा, या B absent है तो A का उससे कोई रिलेशन नहीं है। अब बताया कि absent अगर प्रेजेंट इंडिपेंडेंट है तो प्रेजेंस भी इंडिपेंडेंट ही होगी। फर्स्ट पार्ट, प्रोबेबिलिटी दैट एट लीस्ट वन स्टूडेंट इज प्रेजेंट, कम से कम एक स्टूडेंट प्रेजेंट है। ए के प्रेजेंट होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? प्रेजेंट होने की प्रोबेबिलिटी मैं लिख रहा हूं 0.8, क्योंकि 80% क्लास कर रहा है। बी के प्रेजेंट होने की प्रोबेबिलिटी 0.6, दोनों इंडिपेंडेंट है तो ए इंटरसेक्शन बी दोनों प्रेजेंट हो, ये क्या होगा? प्रोबेबिलिटी ए इनटू प्रोबेबिलिटी बी। इंडिपेंडेंट में क्या होता है, प्रोडक्ट आ जाता है, 0.8 इंटू 0.6 कितना आ गया? 0.48। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? एट लीस्ट वन। एट लीस्ट वन के लिए क्या होता है? ए यूनियन बी, ये तो है फर्स्ट, यही है एट लीस्ट वन। मतलब या तो ए प्रेजेंट होगा या बी प्रेजेंट होगा या दोनों प्रेजेंट होंगे। 0.8 प्रोबेबिलिटी ए प्लस प्रोबेबिलिटी बी माइनस प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी, कितना आंसर आया इसका? 0.92। ये फर्स्ट पार्ट है।
सेकेंड और थर्ड पार्ट बना के बताइए क्या आंसर आ रहा है। फर्स्ट पार्ट नोट करिए और बताएं सेकेंड एंड थर्ड पार्ट क्या आंसर। सेकेंड पार्ट में क्या है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, एग्जैक्टली वन इज प्रेजेंट। अगर हम वेन डायग्राम से देखें तो एग्जैक्टली वन प्रेजेंट, दो हैं ए और बी, ए प्रेजेंट है बी प्रेजेंट है, यहाँ दोनों प्रेजेंट है, एग्जैक्टली वन, तो केवल ए या केवल बी, ये इवेंट हो चुका है, ये हो चुका है, तो इसे आप सैंपल स्पेस ले सकते हो 0.44। इसमें ए कहां प्रेजेंट है, इसमें ए यहां पे केवल प्रेजेंट, ये इवेंट हो चुका है, ये दिया हुआ है, एग्जैक्टली वन इज प्रेजेंट, इसकी प्रोबेबिलिटी नहीं निकालनी, एग्जैक्टली वन प्रेजेंट है, ये है हो चुका है, अब प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि ए प्रेजेंट, तो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी क्या हुई, एग्जैक्टली वन प्रेजेंट है, ये पार्ट डिनोमिनेटर में आएगा, यही सैंपल स्पेस बन गया, दैट इज प्रोबेबिलिटी ए प्लस प्रोबेबिलिटी बी माइनस 2 टाइम्स प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी, ये होता है एग्जैक्टली वन प्रेजेंट के लिए, या फिर प्रोबेबिलिटी ए यूनियन बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी, ये करोगे। अब इसमें ए कहां प्रेजेंट है, इसके अंदर इस सैंपल स्पेस में ए कहां प्रेजेंट, ए इस पार्ट में, इसमें ए इंटरसेक्शन बी वाला पार्ट नहीं आएगा, तो मतलब दैट इज प्रोबेबिलिटी ए माइनस प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी। फिर इसको सर आगे आंसर, प्रोबेबिलिटी ए की वैल्यू 0.8 माइनस 0.48 अपॉन डिनोमिनेटर में 0.8 प्लस 0.6 माइनस 2 इंटू 0.48 है 0.32 अपॉन 0.44, 32 अपॉन 44, 8 अपॉन 11, 4 से डिवाइड करेंगे 8 अपॉन 11, ये आंसर आएगा। थर्ड पार्ट, एट लीस्ट वन इज प्रेजेंट, बनाइए इसको इसी तरह से सेकंड जैसा ही, बस यहाँ पे चेंज है, एट लीस्ट वन इज प्रेजेंट देन प्रोबेबिलिटी दैट ए इज प्रेजेंट, ये भी कंडीशन प्रोबेबिलिटी है कि कम से कम एक प्रेजेंट हो ए और बी में से, तो प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करनी है कि वो ए प्रेजेंट होगा। देखिए क्या करेंगे इसके लिए, इसमें वेन डायग्राम बना लो, एट लीस्ट वन इज प्रेजेंट, एट लीस्ट वन कहां होगा, ए हो या बी हो या दोनों, तो ए यूनियन बी है वो, ये इवेंट हो चुका है, ये हो चुका है, ये डिनोमिनेटर में है, तो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी एट लीस्ट वन इज प्रेजेंट, तो ये सिंपल स्पेस बन गया ए यूनियन बी वाला पार्ट। अब क्या कहा गया, इसमें ए प्रेजेंट हो, इसमें ए कहां प्रेजेंट है, ये कंप्लीट ए है, ए इंटरसेक्शन बी वाला भी इसमें ले सकते हो इस बार, मतलब प्रोबेबिलिटी ए न्यूमरेटर में, ये आंसर आ गया। अब इनकी वैल्यू रखो, प्रोबेबिलिटी ए की वैल्यू 0.8 0.8 को 0.80 0.80 लिख सकते हो, डिनोमिनेटर में 0.92, 100 से मल्टीप्लाई करो 80 अपॉन 92, दैट इज 20 अपॉन 23, ठीक है किशन, 20 अपॉन 23, यहां तक ठीक लिखा, लेकिन यहाँ 2 अपॉन 23 लिख दिया तुमने, 0.8 है 0.08 नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25 लिख ले सॉल्यूशन, कोई डाउट है तो बताइए। 26, a fair die is rolled twice, let A be the event, let A be the event that the sum of two rolls equals to 6, sum of two rolls
equal to 6 and B be the event. B be the event that the same number comes up twice. Comes up twice. Find probability A by B. नोट करें, रिलेटिवली काफी इजी क्वेश्चन है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का. वन बाय 36. 1/36 नहीं, 1/36 तो नहीं आएगा, 1/6 आएगा. कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है. देखिए ए इवेंट क्या है कि दोनों पे सम क्या हो, 6 हो. बी क्या है, सेम नंबर आया. ए बाई बी का मतलब बी हो चुका है. बी हो गया है तो दोनों डाइस पर सेम नंबर आया है. ये केस हो गया है कि मतलब दोनों डाइस पर सेम नंबर आया. ये अगर आपसे देख करके किसी ने कहा कि 2 डाइस रोल की गई और दोनों पे सेम नंबर आया, तो सैंपल स्पेस आप क्या सोचोगे, दोनों पे या तो 1 1 आया होगा, 2 2 आया होगा, 3 3 आया होगा, 4 4. यही सैंपल स्पेस ही ये डी है. ये बन गया है सैंपल स्पेस. अब यही है ना. अब इसमें ए क्या है कि दोनों का सम क्या हो, 6 हो. तो 6 कब आएगा, जब 3 और 3 का सम हुआ 6. तो इसमें कौन सा केस आ रहा है, एक ही फेवरेबल केस है और टोटल केस कितने हुए, 6. तो प्रोबेबिलिटी ए बाई बी 1/6. बताइए कोई प्रॉब्लम है तो. इजी है, इस तरीके से करेंगे सॉल्व. नोट कर लीजिए. फिर नेक्स्ट आर्टिकल पढ़ते हैं. नेक्स्ट आर्टिकल कौन सा है, बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी थ्योरम. नेक्स्ट आर्टिकल है बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी थ्योरम. बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी ठीक है. बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी थ्योरम लिखेंगे. एक रैंडम एक्सपेरिमेंट, एक रैंडम experiment is repeated several times let n times. एक रैंडम एक्सपेरिमेंट को सेवरल टाइम्स मतलब 10 टाइम्स 20 टाइम्स 100 टाइम्स रिपीट किया जा रहा है. मतलब एक कॉइन को 100 टाइम्स टॉस किया जा रहा है, एक डाइस को 50 टाइम्स थ्रो किया जा रहा है. ऐसे लेट अस अज्यूम n टाइम्स अंडर आइडेंटिकल कंडीशंस. अंडर आइडेंटिकल कंडीशंस मतलब सिमिलर कंडीशंस में ही है, उसको रिपीट करें. एंड ईच ट्रायल is independent of other trial. Each trial is independent of other trial. Trial means random experiment का performance. जैसे अगर आपने एक बार कॉइन को टॉस किया, उस पर हेड आया, तो दूसरी बार जब कॉइन को टॉस कर रहे हैं तो पहली बार हेड आया या टेल आया, उससे दूसरी बार हेड या टेल आएगा उसका कोई रिलेशन ना हो, उसे कहेंगे ईच ट्रायल. एक बार डाइस को थ्रो किया,
उस पे 1 से 6 ऑड नंबर आया, इवन आया, कोई भी नंबर आया, दूसरी बार थ्रो कर रहे हैं उससे उसका कोई रिलेशन नहीं है। 10th टाइम जब थ्रो कर रहे हैं तो फर्स्ट 9 में क्या है उससे उसका कोई मतलब नहीं है। पहली 9 टाइम्स हेड आया हो, मान लीजिए पहले 9 टाइम्स कॉइन को टॉस किया, तो 10th बार भी हेड आएगा या टेल आएगा कुछ भी नहीं कह सकते, उसकी प्रोबेबिलिटी वही है 1/2, तो दैट इज इंडिपेंडेंट। लेट E the event associated to random experiment। इससे एसोसिएटेड कोई इवेंट ई है, जैसे कि अगर मैं डाइस को थ्रो करता हूं तो उससे एक रिलेटेड इवेंट हो सकता है, ऑड नंबर आ जाए, इवन नंबर आ जाए, लेस देन 4 आ जाए, ऐसे ही कॉइन टॉस करते हैं हेड आ जाए या टेल आ जाए, कोई भी इवेंट हो सकता है उस रैंडम एक्सपेरिमेंट से रिलेटेड, ये इवेंट ई। तो पी ऑफ ई का मतलब क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ इवेंट इवेंट ई। इसी को हम कहते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस। क्या कहते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस। इस इवेंट के होने को ही हम क्या कहते हैं कि हमें सक्सेस मिली, ये इवेंट हुआ, और इस इवेंट को नहीं होने को ई कॉम्प्लीमेंट, उसे कहते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉन अकरेंस ऑफ इवेंट ई। ई का नहीं होना, ई नहीं हुआ, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉन अकरेंस ऑफ इवेंट ई, उसे कहते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ हेलो। जो ई के होने की प्रोबेबिलिटी पी है, स्मॉल पी, और नहीं होने की क्यू, तो देयरफॉर क्यू बराबर क्या होगा 1 माइनस पी, ई प्लस क्यू बराबर होगा 1, क्योंकि ई प्लस ई कॉम्प्लीमेंट की प्रोबेबिलिटी 1 होगी। तो पी की प्रोबेबिलिटी मतलब इवेंट जो हमें दिया गया है उसमें रैंडम एक्सपेरिमेंट से रिलेटेड कोई इवेंट दिया है कि इस, तो यह है पी, और नहीं होने की प्रोबेबिलिटी को कहा गया क्यू। ठीक है, अब ये n टाइम्स इस रैंडम एक्सपेरिमेंट को कंफर्म किया गया। अब अगर आपसे कहते हैं कि इसमें से r टाइम्स e हो, then probability of occurrence of event E exactly r times out of n trials of random experiment। n टाइम्स रैंडम एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म किया गया, कॉइन को 10 टाइम्स थ्रो किया गया। अब अगर आपसे पूछते हैं 4 टाइम्स हेड आए, ठीक है, इवेंट ई 4 बार हो, तो यही है इवेंट ई r टाइम्स हो n ट्रायल्स में, मतलब 10 ट्रायल्स में से 4 टाइम्स हो, 2 टाइम्स हो, तो यह वहां की बात किया। प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ इवेंट ई एग्जैक्टली r टाइम्स आउट ऑफ n ट्रायल्स, या इसी को आप ऐसे भी बोल सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ एग्जैक्टली r सक्सेसेस, इन n ट्रायल्स में से r टाइम्स सक्सेस मिले, एग्जैक्टली r सक्सेसेस की प्रोबेबिलिटी। ठीक है, n टाइम्स में से r बार सक्सेस आ जाए उसकी प्रोबेबिलिटी। इसी को हम ऐसे भी रिप्रेजेंट करते हैं, p x इज इक्वल टू r। x एक वेरिएबल है, रैंडम वेरिएबल, इसको रिप्रेजेंट कर रहा है नंबर ऑफ सक्सेसेस को। ये बराबर क्या लिखा गया है, नंबर ऑफ सक्सेसेस और नंबर ऑफ टाइम्स इवेंट हुआ। तो x बराबर अगर मैं 0 लिख रहा हूं तो 0 सक्सेस की बात कर रहे हैं, 1 लिखा है तो 1 सक्सेस की बात कर रहे हैं। x है, x को हम बोलते हैं रैंडम वेरिएबल, क्योंकि एक्सपेरिमेंट क्या है, रैंडम एक्सपेरिमेंट, तो उसी से वर्ड लिया गया है रैंडम वेरिएबल, या कि x को हम वेरिएबल बोलते हैं, यहाँ पे क्या बोलते हैं रैंडम वेरिएबल, कि एक बार सक्सेस मिली, 2 टाइम्स मिली, 3 टाइम्स मिली, तो ऐसे कहीं सिंबल लिखा है तो उसका मतलब यही। क्लियर, अब इसकी वैल्यू क्या होगी इसको देखते हैं। n टाइम्स में से r सक्सेसेस के लिए एग्जैक्टली r सक्सेसेस क्या क्या होगा, नोट कर लीजिए पहले इसको।
देखिए r टाइम्स है n में से जहां पे इवेंट e होगा, ये n मैंने बना ली, इसमें से r प्लेसेस पर इवेंट e हुआ और बाकी प्लेसेस पे इवेंट e नहीं हुआ, तो कौन से r प्लेसेस पे हुआ? कोई भी हो सकता है, फर्स्ट r पे हो, फर्स्ट 2 पे हो, लास्ट r पे हो, कहीं पे भी आ सकता है। तो n में से पहले वो r प्लेसेस सेलेक्ट कर ली जहां पे ये इवेंट e होगा, मतलब जहां सक्सेस मिलेगी। यार 10 बार मैं कॉइन को टॉस कर रहा हूं तो 4 बार हेड आ रहा है, 4 टाइम्स हेड आया, तो कौन से 4 टाइम्स है? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ भी आ सकता है, फर्स्ट पे आ सकता है, फोर्थ पे आ सकता है, सेवंथ पे आ सकता है, 10th पे आ सकता है, किसी भी 4 पे आ सकता है। तो 10 में से वो कौन से 4 प्लेसेस है? तो ऐसे n में से कौन से 8 प्लेसेस हैं जहां पे इवेंट e होगा? तो NCR से सिलेक्ट होगा। मान लीजिए यहां पे इवेंट e हो रहा है, NCR x इक्वल टू r, नो रिक्वायर्ड प्रॉपर्टी। इन प्लेसेस पे इवेंट e हो रहा है और बाकी प्लेसेस पे इवेंट e नहीं हो रहा है, तो इन पे e होने की प्रोबेबिलिटी क्या है? p। इस पे इवेंट e हुआ, p प्रोबेबिलिटी, इस पे प्रोबेबिलिटी p, प्रोबेबिलिटी p, तो p into p into p कितनी बार मल्टीप्लाई करोगे? r टाइम्स p पावर r। और रिमेनिंग n माइनस r प्लेसेस पर इवेंट e नहीं हो रहा, इवेंट e के नहीं होने की प्रोबेबिलिटी क्या है? q। तो उसकी प्रोबेबिलिटी लिखेंगे q into q into q, कितने टाइम्स? n माइनस r टाइम्स, क्या जाएगा? NCR p पावर r q पावर n माइनस r। ठीक है, अब NCR p raised to the power r q raised to the power n minus r, p x is equal to r, एग्जैक्टली r सक्सेसेस की प्रोबेबिलिटी। नोट करिए, ये फॉर्मूला है, कोई भी डाउट है तो बताइए। ये फॉर्मूला लिखिए, p x is equal to r, NCR p raised to the power r q raised to the power n minus r। ठीक है, कोई प्रॉब्लम किसी को? विजुअल है, क्लैरिटी में कोई दिक्कत? अब ये देखेंगे, ये जो फॉर्मूला है बाइनोमियल थ्योरम का एक स्टैंडर्ड टर्म आता है, इसलिए नाम बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी थ्योरम भी है। बाइनोमियल थ्योरम क्या होती है? तो पता है x प्लस वाई रेस्ट टू द पावर n हो तो उसका एक्सपेंशन होता है n c नॉट x रेस्ट टू द पावर n, फिर n c1 x रेस्ट टू द पावर n माइनस 1 into y, n c2 x रेस्ट टू द पावर n माइनस 2 y स्क्वायर, up to n cr x रेस्ट टू द पावर n माइनस r y रेस्ट टू द पावर r, up to n cn y रेस्ट टू द पावर n। इस तरीके से n प्लस 1 टर्म आते हैं। ये जनरल टर्म है, जहां r की वैल्यू 0 1 2 3 अप टू n रखोगे सभी टर्म आ जाएंगे। ये जो जनरल टर्म है वैसा ही टर्म यहाँ दिखाई दे रहा है, ये आपको q प्लस p रेज टू द पावर n के एक्सपेंशन में ये टर्म मिल जाएगा। r का टर्म जनरल r की वैल्यू, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, समेशन r इज इक्वल टू 0 टू n n c r x रेज टू द पावर n माइनस r y रेज टू द पावर r, ये बाइनोमियल थ्योरम तो उसी टाइप का टर्म है, तो नेम है बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी थ्योरम। नोट कर लें, ये फर्स्ट पॉइंट था एग्जैक्टली आर सक्सेसेस के। एक दो और पॉइंट बताते हैं आपको, फिर क्वेश्चंस करेंगे। ऐसे लिखा हो x ग्रेटर देन आर इक्वल टू आर, इसका क्या मतलब होगा? x इज इक्वल टू आर का मतलब क्या है? एग्जैक्टली आर सक्सेसेस। तो x ग्रेटर देन आर इक्वल टू आर का मतलब क्या होगा? r या r से ज्यादा, मतलब एटलीस्ट आर सक्सेसेस। इसका मतलब क्या है? एटलीस्ट आर, एटलीस्ट मतलब कम से कम आर सक्सेसेस, आर से ज्यादा भी हो सकती है। एटलीस्ट आर सक्सेसेस, आइदर आर प्लस 1 आर प्लस 2 आर प्लस 3 तरह से। तो आइदर आर सक्सेस, आर प्लस 1 सक्सेस, आर प्लस 2 सक्सेस, अप टू n सक्सेस। n में से एग्जैक्टली आर सक्सेस के लिए क्या फॉर्मूला हुआ? एक फॉर्मूला NCR p पावर r q पावर n माइनस r, r प्लस 1 के लिए NC r प्लस 1 p पावर r प्लस 1
q पावर n माइनस r प्लस 1, बस ऐसे करना। लास्ट के लिए NCN p पावर n q पावर n माइनस n q पावर q, सभी सक्सेस हो गए। यही x ग्रेटर देन लेस देन आर इक्वल टू r लिखा हो तो x निगेटिव नहीं हो सकता, होल नंबर्स है 0 1 2 3, 0 भी आ सकता है, 0 मतलब कोई सक्सेस नहीं हुई, एक भी सक्सेस नहीं मिली, 0 से ही स्टार्ट होगा, 0 1 2 3 इस तरह की वैल्यूज ले सकता है। x लेस देन r इक्वल टू r मतलब r या r से लेस, या आप इसको ऐसे बोल सकते हो 0 टू r, एट मोस्ट r सक्सेसेस, ज्यादा से ज्यादा r सक्सेस होंगी, मतलब r या r से कम सक्सेसेस मिलेंगी, आइदर r से लेस सक्सेसेस होंगी। तो इसके लिए रखेंगे 0 सक्सेस 1 2 अप टू n, और अगर मैं सबको ऐड कर लूं तो 0 से लेकर n तक q प्लस p की वैल्यू 1 होती है, 1 पावर n1, मतलब सभी के केसेस अगर आप लेंगे 0 सक्सेस 1 सक्सेस 2 सक्सेस एंड ऑल सक्सेस, सभी प्रोबेबिलिटीज का सम लेंगे तो कितनी वैल्यू आएगी 1। यहाँ पे देखें n तक नहीं है, r तक है, nc0 e पावर 0 q पावर n हो जाएगा, बस इसी में रखते जाओ वैल्यू, r की वैल्यू 0 रखोगे, यहाँ पे r1 रखोगे, nc1 1 सक्सेस p पावर 1 q पावर n माइनस 1 अप टू ncr e पावर r q पावर n माइनस 1। नोट करेंगे फॉर्मूला, यही है बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी थ्योरम। अब इस पर बेस्ड हम क्वेश्चंस करेंगे। कोई भी डाउट है किसी को, किसी भी पॉइंट में? तो क्वेश्चंस देखते हैं, बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी थ्योरम का फर्स्ट क्वेश्चन। सर विजिबल नहीं है नीचे, विजिबल नहीं है, बाकी बच्चे? बोले दिख रहा है सर, ऐसे तो समझ आ रहा है। कित विजिबल है? यस सर, समझ तो आ रहा है। समझ में आ रहा है? अब दिख रहा है सर। दिख रहा है? यस सर। यस दिख रहा है, ठीक है। यस सर। बाकी किसी को दिक्कत है और बताएं। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 लिखेंगे। Doublet is considered as a success. Is considered as a success. एक डबलेट मिले वो क्या है? सक्सेस है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ getting फर्स्ट पार्ट है नो सक्सेस, सेकेंड है एग्जैक्टली 1 सक्सेस, एग्जैक्टली 1 सक्सेस, थर्ड पार्ट है at least 1 सक्सेस, फोर्थ पार्ट है at most 1 सक्सेस। बनाएंगे इसको, क्लियर है? अ पेयर ऑफ डाइस, एक पेयर ऑफ डाइस को 6 टाइम्स थ्रो किया गया, एक डबलेट अगर मिलता है तो वो सक्सेस है। डबलेट कब मिलेगा? मतलब दोनों नंबर सेम हो, दोनों नंबर 1 1 हो, 2 2 हो, 3 3 हो, 6 6 हो तो सेम, वो है डबलेट। डबलेट मतलब दोनों नंबर सेम। फाइंड द प्रोबेबिलिटी कि एक भी सक्सेस ना मिले,
कितनी बार है रैंडम एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म किया? 6 टाइम्स। जब एक रैंडम एक्सपेरिमेंट को कई बार परफॉर्म करते हैं तो उसी को क्या कहते हैं हम लोग? उस केस में बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी थ्योरम लगाते हैं। क्या बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी थ्योरम एप्लीकेबल है? बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी थ्योरम, n की वैल्यू, रैंडम एक्सपेरिमेंट को 6 टाइम्स परफॉर्म किया गया, n की वैल्यू कितनी हो गई? 6। A1 डबलेट मान लेते हैं, वो इवेंट E है तो क्या है? 1 1 2 2 अप टू 6 6। इस इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी E, यही प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस है P, दैट इज 6/36, 1/6। सक्सेस की प्रोबेबिलिटी 1/6 है, फेल्योर की प्रोबेबिलिटी 1 - 1/6 कितनी हुई? 5/6। बताइए, कोई डाउट? P आ गया, Q आ गया, N मालूम है। अब नो सक्सेस, फर्स्ट वन, X बराबर 0, कोई सक्सेस नहीं। क्या फॉर्मूला है? यहां लिख ले NCR P पावर R Q पावर N - R। बिना, ठीक है, याद किए भी जा सकते हैं। 6 टाइम्स में से कोई सक्सेस नहीं मिली, 6 C 0, एक भी सक्सेस नहीं मिली, 1/6 रेज़ टू द पावर 0। हर बार क्या आ रहा है? 5/6 5/6, मतलब पहली बार भी डबलेट नहीं मिला 5/6, सेकंड टाइम भी डबलेट नहीं मिला 5/6, 5/6 5/6 6 टाइम्स मल्टीप्लाई कर देंगे, 5/6 पावर 6, 1/6 का पावर 0 1, 6 C 0 1, तो आंसर आ गया 5/6 पावर 6। यही है फर्स्ट पार्ट। कोई डाउट? बनाए सेकंड पार्ट, एग्जैक्टली 1 सक्सेस। एग्जैक्टली 1 सक्सेस के लिए क्या आंसर होगा? P X is equal to 1, एग्जैक्टली 1 सक्सेस, 6 में से एक सक्सेस, 6 C1। अब एक सक्सेस है तो वहां पे सक्सेस की प्रोबेबिलिटी 1/6 पावर 1, रिमेनिंग 5 प्लेसेस पर डबलेट नहीं मिल रहा है तो 5/6 पावर 5। देखिए, कोई डाउट है? 6 C1 की वैल्यू 6 6 6 कैंसिल, तो आंसर कितना मिल गया? 5/6 रेज़ टू द पावर 5। ये आंसर है सेकंड पार्ट। थर्ड, एटलीस्ट 1 सक्सेस। एटलीस्ट 1 सक्सेस मतलब Px ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, ये होगा ना? मतलब आइदर 1 सक्सेस, R2 सक्सेस, R3 सक्सेस, और ऑल सक्सेस, 6 सक्सेस। तो सबको ऐड करिए 1 2 3 सबकी प्रोबेबिलिटीज लिख करके, या ज्यादा बेटर तरीका क्या है इसमें? 0 से 6 तक अगर ऐड करेंगे तो 1 हो जाएगी प्रोबेबिलिटी सभी केसेस। तो हम इसको ऐसे लिखते हैं 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ नो सक्सेस, x इज इक्वल टू 0, नो सक्सेस। अगर एक भी सक्सेस नहीं मिली, इसकी प्रोबेबिलिटी को अगर हम टोटल प्रोबेबिलिटी से माइनस कर देते हैं तो वो केस हट गया जिसमें कोई सक्सेस नहीं मिली। तो मतलब इसका मतलब है कि कम से कम एक सक्सेस मिली होगी, एटलीस्ट 1 सक्सेस। तो ये 1 माइनस 5/6 रेज़ टू द पावर 6, क्या है थर्ड पार्ट। फोर्थ पार्ट, एट मोस्ट 1 सक्सेस। एट मोस्ट 1 सक्सेस मींस x लेस देन और इक्वल टू 1, मतलब 0 से 1, या तो कोई सक्सेस नहीं मिली है 0 और 1। 0 सक्सेस के लिए है 5/6 पावर 6, और 1 सक्सेस के लिए है 5/6 पावर 5। मतलब फर्स्ट और सेकंड केस को ऐड कर लीजिए, 0 सक्सेस और 1 सक्सेस, तो मैक्सिमम 1 सक्सेस, 1 से ज्यादा नहीं। नोट करेंगे, बताएंगे जिसको भी डाउट है तो। क्वेश्चन नंबर 1 में, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, 100 आइडेंटिकल coins, 100 identical coins
is falling headwise with probability P. With probability P. जहां P की वैल्यू 0 और 1 के बीच में are tossed ones. वैसे ये प्रोबेबिलिटी 0 से 1 होती है, लेकिन 1 के इक्वल नहीं है, 0 के इक्वल नहीं। 100 आइडेंटिकल कॉइन्स, एक जैसे कॉइन है, उनको टॉस किया जाता है, लेकिन हेड आने की प्रोबेबिलिटी उनकी क्या है? P है, 1/2 नहीं। हेड की P है तो टेल की कितनी होगी? 1 - P। अब क्या कहा गया? If the probability of 50 coins showing up, 50 coins showing up heads is equal to probability of 51 coins showing up head, then find P. तो P की वैल्यू कैलकुलेट करो। तो क्या क्वेश्चन है कि 100 आइडेंटिकल कॉइन्स को टॉस किया गया, या एक कॉइन को 100 टाइम्स टॉस किया गया, एक रैंडम एक्सपेरिमेंट को 100 टाइम्स परफॉर्म किया जा रहा है, नंबर ऑफ टाइम्स परफॉर्म किया जा रहा हो, तो बायनोमियल प्रोबेबिलिटी थ्योरम वहां लगाते हैं। उनमें अब इस 100 में से 50 पर हेड आए और 51 पर हेड आए, दोनों की प्रोबेबिलिटीज बराबर है, क्वेश्चन में दिया है। हेड आने की प्रोबेबिलिटी P है सभी पर, तो उस केस में P की वैल्यू कैलकुलेट करिए। चलिए कैलकुलेट और बताएं आंसर। फिफ्टी 51/101 सही है बेटा, 51/101। देखिए हेड के आने की प्रोबेबिलिटी P है, टेल के आने की प्रोबेबिलिटी 1 - P। 100 टाइम्स मतलब n की वैल्यू 100, अब क्वेश्चन में क्या कहा गया? 50 पर हेड आए, 50 सक्सेसेस की प्रोबेबिलिटी, 51 पर हेड आए, उसकी प्रोबेबिलिटी के बराबर है। तो इसका फॉर्मूला लिखो और सॉल्व करो, आ जाएगा आंसर। 51/101 किशन का भी आ गया, और बच्चों का भी आना चाहिए। x = 50, 50 पर हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या हुई? 100 में से 50 सक्सेस, तो 100C50 NCR। इस 50 प्लेसेस पे सक्सेस मिली, मतलब हेड आया है, P⁻50। रिमेनिंग 50 प्लेसेस पर 100 - 50 क्या आया? टेल, तो उससे Q और की जगह 1 - P⁻50 की वैल्यू कितनी है? 1 - P। ऐसे 51 पर हेड आया, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या लिखोगे? 100C51, तो 51 प्लेसेस पर हेड आया और रिमेनिंग 49 प्लेसेस पर क्या हुआ? टेल आया। ये दोनों प्रोबेबिलिटीज इक्वल है। इसको सॉल्व करने से किसकी वैल्यू आएगी? P की। देखते हैं 100C50 क्या हुआ? 100 फैक्टोरियल अपॉन 50 फैक्टोरियल इनटू 50 फैक्टोरियल, ये होगा। इसमें देखिए P⁻50 कैंसिल, 1 - P⁻49 कैंसिल, इधर बचेगा 1 - P। 100C51 100 फैक्टोरियल, 51 फैक्टोरियल, 49 फैक्टोरियल, और इधर क्या मिलेगा? P। 100 फैक्टोरियल 100 फैक्टोरियल कैंसिल, इस 50 फैक्टोरियल, इस 51 को ले सकते हो 51 * 50 फैक्टोरियल, मतलब इससे कैंसिल करो, यहाँ बचेगा 51। इसको ले सकते हो 50 * 49 फैक्टोरियल, इससे अगर मतलब इसको कैंसिल करेंगे तो यहाँ बचेगा 50, 49 फैक्टोरियल कैंसिल। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, 51 इधर मल्टीप्लाई हुआ तो 51 - 51P, उधर क्रॉस मल्टीप्लाई हुआ 50P, कितना आ गया? 101P बराबर 51। P की वैल्यू आ गई 51/101, ये आंसर है।
तो हेड आने की प्रोबेबिलिटी है 51/101। ये क्वेश्चन नंबर 2। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। A coin is twice as likely to land at as tail. In a sequence of 5 independent trials, 5 independent trials, find the probability that the third head occurs on fifth toss. Probability that third head occurs on fifth toss. The coin is twice as likely to land head as tail. हेड के आने की प्रोबेबिलिटी टेल के आने की प्रोबेबिलिटी की डबल है, ऐसा कॉइन इन अ सीक्वेंस ऑफ 5 इंडिपेंडेंट ट्रायल्स, मतलब उस कॉइन को 5 बार टॉस किया गया। अब कहा गया प्रोबेबिलिटी बताइए जो तीसरा हेड है, थर्ड हेड, वो फिफ्थ टॉस पे आएगा। 3/2 की पावर 4। 2 पावर 4 तो 16 हुआ। फिर से वापस बताओ। 3/2 की पावर 4, 3/16। 3/16 नहीं, ये आंसर तो नहीं। टेल और हेड के आने की प्रोबेबिलिटी सेम नहीं है। सबसे पहले तो ये देखिए, ऑब्जर्व करें, एक कॉइन ऐसा है कि हेड के आने की प्रोबेबिलिटी टेल के आने की प्रोबेबिलिटी की डबल है। क्वेश्चन है फर्स्ट लाइन में ये दिया है प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड इज 2 टाइम्स प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल। मतलब अगर हम प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल को x एज्यूम करें तो प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड क्या है 2x, और हेड या टेल ही आएगा, तो देयरफॉर x + 2x = 1, तो x की वैल्यू हो गई 1/3। इसमें हम कह सकते हैं हेड के आने की प्रोबेबिलिटी 2/3 एंड टेल के आने की प्रोबेबिलिटी 1/3। तो कॉइन भी ऐसा है जिसमें हेड के आने की प्रोबेबिलिटी क्या दिया है 2/3 और टेल के आने की प्रोबेबिलिटी 1/3। अब ऐसे कॉइन को हमने 5 टाइम्स टॉस किया और उसमें तीसरा हेड फिफ्थ टॉस पे आना चाहिए, इसकी प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करें। थर्ड हेड लैंग्वेज को ध्यान से पढ़िए और इसके रिगार्डिंग सॉल्व करें। थर्ड हेड, तीसरा हेड कहां आना चाहिए, फिफ्थ टॉस पर आना चाहिए। 16/81। 16/81 सही है। तो यहां पर हमें कौन सा हेड मिलना चाहिए, थर्ड हेड फिफ्थ टॉस पर, मतलब ये प्लेस फिक्स है, यहां पर हेड ही मिलेगा फिफ्थ पर। ठीक, कोई भी 3 हेड नहीं चलेंगे, 5 में से फर्स्ट 3 हेड फिर 2 टेल नहीं चलेगा। थर्ड हेड कहां आना चाहिए, फिफ्थ पर आना चाहिए, ये ना लैंग्वेज। तो यहाँ पे थर्ड हेड आएगा और उसके पहले इसका मतलब क्या होगा, इन 4 प्लेसेस में 2 हेड और 2 टेल आए होंगे, 2 हेड आए होंगे और 2 टेल आए होंगे, लेकिन यहाँ पे कहीं भी हेड टेल आ सकते हैं, 2 हेड 2 टेल कहीं भी आ सकते हैं पोजीशन में, इन 4 में से। तो इन 4 प्लेसेस के लिए हम बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी थ्योरम लगाएंगे। 4C2, 4 में से कौन से 2 प्लेसेस पर हेड आए, 4C2 से वो सिलेक्ट कर लिए, वहां पे हेड क्या आने की प्रोबेबिलिटी
2/3 पावर 2, रिमेनिंग 2 प्लेसेस पर टेल के आने की प्रोबेबिलिटी 1/3 पावर 2। ये है फर्स्ट 4 प्लेसेस में 2 हेड और 2 टेल आने की प्रोबेबिलिटी। एंड लास्ट प्लेस पर क्या आया, फिफ्थ प्लेस पर हेड आया, तो फिफ्थ प्लेस पर हेड आने की प्रोबेबिलिटी 2/3, यही थर्ड हेड है, फिफ्थ प्लेस ये है ना थर्ड हेड, इसके आने की प्रोबेबिलिटी, तो ये है रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी। इसको सॉल्व कर दीजिए, 4c2 की वैल्यू होगी 6, ये हो गया 4/9 into 1/9 into 2/3, ये 3 से कैंसिल किए, आगे 2 रिप्लाई करेंगे 16/81, ये आंसर है। चेक कर लें सॉल्यूशन, कोई डाउट है तो बताइए। इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व होगा, आंसर है 16/81। क्वेश्चन नंबर 3 4 लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है, इन हर्डल रेस in a hurdle race, a man has to clear 9 hurdles. Probability that he clears a hurdle is 2/3, and probability that he knocks down the hurdle is 1/3. Find the probability that he knocks down fewer than 2 hurdles. 2 hurdles. तो करेंगे, एक हर्डल रेस है, ठीक है, मतलब एक दौड़ है जिसमें कुछ हर्डल मतलब कुछ बाधाएं हैं, इसको क्लियर करना है, 9 है, ठीक है, किसी के लिए भी 9 हर्डल्स हैं, मतलब इस रैंडम एक्सपेरिमेंट को 9 टाइम्स परफॉर्म करना है, ऐसे समझ सकते हैं। एक हर्डल को क्लियर कर लेने की प्रोबेबिलिटी, क्लियर करने की प्रोबेबिलिटी क्या है 2/3, और वहां पर क्लियर नहीं कर पाए, नॉकडाउन मतलब वहां पे हर्डल को टच कर गया, जैसे कि जंप कर रहे हैं वहां टच करते हुए जंप कर गया या कुछ ऐसा हो, तो उसे कहा गया 1/3 प्रोबेबिलिटी। सिंपली क्लियर कर ले प्रोबेबिलिटी 2/3, ठीक है, और अदरवाइज प्रोबेबिलिटी 1/3 है। अब कहा गया 9 बार ये परफॉर्म करना है, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस आप अगर कहते हैं क्लियर करने की 2/3, 1/3 है, ठीक है, पहले ओके, और 9 टाइम्स रैंडम एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म किया, एंड द प्रोबेबिलिटी दैट ही नॉक्स डाउन fewer than 2 hurdles, नॉक्स डाउन मतलब पहले मतलब उसका 2 या 2 से सॉरी fewer than मतलब कम, 2 से कम फेल्योर। ये है क्वेश्चन, बनाएंगे सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 4, बायनोमियल प्रोबेबिलिटी थ्योरम। तो यहाँ पर n है 9 हर्डल्स हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस है 2/3 क्लियर करने की, और फेल्योर है 1/3।
हमें क्या कहा कि 2 से कम फेल्योर हो, 2 से कम मतलब 1 फेल्योर, मतलब 9 में से 8 सक्सेस हो, 1 फेल हो जाए तो क्या हुआ, 1 फेल्योर मिला, मतलब 8 सक्सेस हो, या फिर सभी 9 सक्सेस हो गए तो 1 भी फेल्योर नहीं मिलेगा। तो हमें यहाँ पर 8 सक्सेस या 9 सक्सेस की प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करनी है। 8 सक्सेस मतलब 1 फेल और 8 बार सक्सेस 9 में से। तो 2 से कम हो, फ्यूअर देन मतलब 2 से कम, 2 के बराबर भी नहीं ले सकते, या 0 फेल्योर, 0 फेल्योर मतलब 9 सक्सेस। तो बस इन दो प्रोबेबिलिटी को ऐड कर लीजिए, आंसर आ गया। तो x बराबर 8 क्या हो गया, 9c8, वहां पे सक्सेस की प्रोबेबिलिटी 2/3 पावर 8 into 1/3 पावर 1 प्लस 9c9 2/3 पावर 9 1/3 पावर 0 1, ये होगा। 9c8 क्या होता है, 9 9c1 के बराबर है 2/3 पावर 8 into 1/3, इसे कैंसिल कर जाएगा 3 प्लस ये 9c9 होता है 1 2/3 पावर 9, और सिंपलीफाई करना चाहो तो 2/3 पावर 8 कॉमन ले लो, ब्रैकेट में जाएगा 3 प्लस 2/3, 3 प्लस 2/3 मींस 11/3 into 2/3 पावर 8, ये आंसर। देख लें सॉल्यूशन, बताइए कोई डाउट है? क्वेश्चन नंबर 4 के सॉल्यूशन में कोई दिक्कत है? क्वेश्चन नंबर 5 चलिए, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, a drunkard takes a step forward or backward. The probability that he takes a step forward, is 0.4, and the probability that at the end of 11 steps, he is one step away from, the starting point. Is one step away from the starting point. नोट करेंगे, A drunkard takes a step forward or backward. एक जो ड्रंकर्ड है वो या तो एक स्टेप आगे चलता है या एक स्टेप पीछे चलता है। एक स्टेप आगे चले उसकी प्रोबेबिलिटी 0.4 है, तो पीछे चला उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हुई 0.6। अब आप देख लो, किसी को सक्सेस एज्यूम कर सकते ले सकते हो कि वो आगे चल पाया, ठीक है, तो एक स्टेप आगे चल पाया, ये अगर सक्सेस है 0.4, तो फेल्योर क्या हुआ, पीछे चला 0.6। अब वो इस एक्सपेरिमेंट को ले सकते हैं आप, या वो 11 स्टेप चलता है, एट द एंड ऑफ 11 स्टेप वो चलने की कोशिश करता है आगे या पीछे, तो अब कहा जा रहा है कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट वो एक स्टेप दूर है अपने स्टार्टिंग पॉइंट से। तो जहां स्टार्टिंग पॉइंट किया था वहां से केवल एक ही स्टेप दूर था, आगे था या पीछे था, एक स्टेप दूर था, 1 स्टेप फॉरवर्ड नहीं लिखा, 1 स्टेप अवे लिखा। हाँ बताइए, अब समझिए क्वेश्चन। नोट करिए और इसको सॉल्व करिए, बताइए क्या आंसर आएगा क्वेश्चन नंबर 5 का।
क्वेश्चन नंबर 5। सर 11C6 into हो गया बेटा? 11C6 into 0.4 की पावर 5 into 0.6 की पावर 5। तो यहाँ पर देखिए कितने थे, n बराबर 11 टाइम्स एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया गया। प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस कि वो एक स्टेप आगे चला 0.4 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर Q कितना है 0.6। ठीक है, 11 स्टेप्स वो चलता है जिसमें आगे चलने की प्रोबेबिलिटी 0.4 है, पीछे चलने की प्रोबेबिलिटी 0.6। कोई डाउट? अब क्या आ गया, एक स्टेप दूर होना चाहिए, आगे भी हो सकता है पीछे भी हो सकता है। तो अगर वो 6 स्टेप आगे चलता है, 1 2 3 6 आगे चलता है और 5 पीछे चलता है, तो एक स्टेप आगे होगा। और किसी भी सीक्वेंस में चले, पहले आगे फिर पीछे फिर आगे फिर पीछे, या पहले 5 पीछे चल गया फिर 6 आगे चला, तो 6 सक्सेस आ जाए, मतलब 6 स्टेप्स आगे चले और 5 स्टेप पीछे चले, किसी भी ऑर्डर में चल रहा हो, एक स्टेप आगे होगा। या फिर 5 स्टेप वो आगे चलता है, 5 स्टेप्स आगे चलता है और 6 स्टेप पीछे चलता है, तो एक स्टेप वो कहाँ होगा, पीछे होगा, किसी भी ऑर्डर में चले। पहले एक आगे चला, फिर 4 पीछे चल गया, फिर 2 आगे चला, किसी भी ऑर्डर में चलिए, अगर 5 आगे चलते हैं और 6 पीछे चलेंगे स्टेप, तो एक स्टेप पीछे होंगे। यही रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी, दिस इज रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी। अब इनकी वैल्यू रख x इक्वल टू 6 सक्सेस, 11 में से 6 सक्सेस, 11C6 सक्सेस की 0.4 पावर 6, फेल्योर के लिए 0.6 रेज़ टू द पावर 5 प्लस, ऐसे ही x इक्वल टू 5 में 11C5 0.4 पावर 5 into 0.6 रेज़ टू द पावर 6। 11C5 11C6 सेम होता है NCR से, 11C5 या 11C6 इसको ले सकते हो दोनों को। क्या कॉमन है दोनों में से, 0.4 पावर 5 0.6 पावर 5 कॉमन अगर हम लोग ले रहे, थोड़ा सिंप्लीफाई कर रहे हैं इसे, यहाँ पे बचेगा 0.4 फर्स्ट वाले में, और सेकंड वाले में बचेगा 0.6। 0.4 प्लस 0.6 कितना हो गया, 1 हो गया, तो ये तो हो गया 1। तो आंसर आ गया 11C5 0.4 टू द पावर 5 into 0.6 टू द पावर 5। ये आंसर क्वेश्चन नंबर 5 का। नोट कर लीजिए सॉल्यूशन, बताइए कोई डाउट है तो किसी भी स्टेप में। क्वेश्चन नंबर 5, नेक्स्ट वन क्वेश्चन नंबर 6 लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6, probability that a war breaks up with our neighboring country, with our neighboring country once in a year is 1 by 10, and the probability that 30 years at a stretch, 30 years at a stretch, there will not be any war.
यह है एक, ठीक है। नेबरिंग कंट्री के साथ, सभी को पता ही है कौन सी नेबरिंग कंट्री के साथ हर साल कभी कभी ऐसा लगने लग जाता है, कई बार लगता है ना कि अब हो ही जाएगा, ठीक है। घर में सब लोग तैयार हो जाते हैं कि हम भी चलते हैं, तो 1/10 है उसकी प्रोबेबिलिटी, लेकिन प्रोबेबिलिटी उसकी भी कम ही रहती है 1/10। इस तरीके से देखते देखते 30 साल गुजर गए, लेकिन कोई बार नहीं हुई इसकी प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करनी, ठीक है। कुछ लोगों के लिए प्रोबेबिलिटी सक्सेस हो सकता है कि वार हो जाए, और कुछ लोगों के लिए नहीं हो सकता है कि वार नहीं होना सक्सेस है, तो वो अपने अकॉर्डिंग लिख सकते हैं। प्रोबेबिलिटी आप सक्सेस आप पहले हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा लास्ट प्रोबेबिलिटी पे। अब ये समझ लिया कि 30 टाइम्स ये रैंडम एक्सपेरिमेंट हो गया हर एक साल के हिसाब से, n बराबर 30, 9/10 की पावर 30। ठीक है, 9/10 पावर 30, ठीक है। बहुत ही आसान है ये लास्ट वन। n की वैल्यू कितनी हो गई 30। प्रोबेबिलिटी अगर कोई सक्सेस करता है कि वार होना, तो उसको मैं दोनों की प्रोबेबिलिटी 1/10, इसी को भी आप ले सकते हैं। इससे आप मेरे माइंडसेट को नहीं सोचें कि मेरा ये है, इसी को भी आप ले सकते हैं। p 1/10 और q क्या हो जाएगा, नहीं होने 9/10। 30 इयर्स कोई वार नहीं हुई, वार होना अगर p में लिख रहा हूं तो नहीं हुई, मतलब ये पहले, और इसको करेंगे रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी क्या हुआ, px इज इक्वल टू 0, मतलब कोई वार नहीं। तो 30 c0, 30 में से एक भी वार नहीं हुई, 1/10 पावर 0 इंटू 9/10, बिना बाइनोमियल के भी कर सकते हैं। फर्स्ट टाइम वार नहीं हुई, प्रोबेबिलिटी 9/10, सेकंड टाइम वार नहीं हुई 9/10, थर्ड हुई 9/10, ऐसे 30 टाइम्स। तो 9 इसकी वैल्यू 1, 30 c0 1, तो आंसर आ गया 9/10 रेज़ टू द पावर 30। ये आंसर है 9/10 पावर 30। देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 6 में कोई डाउट है तो ये आंसर आएगा 9/10 रेज़ टू द पावर 30। किसी को भी कोई डाउट है क्वेश्चन नंबर 6 के किसी भी स्टेप में? ये बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी थ्योरम हम लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है, इस पर हमने क्वेश्चंस किए। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट वन है बेस थ्योरम, वो अगली क्लास में पढ़ेंगे।